वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में एलजेब्रा के चैप्टर नंबर 7 यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। ओके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग दो एग्जांपल लेंगे जो बुक का ही एग्जांपल है। उन दोनों से हमें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग कुछ इसके बेसिक रिजल्ट्स वगैरह को देखेंगे। उसके बाद एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल को अपने कॉपी में भी लिख लिया है। परम्यूटेशन का यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, यहाँ इसका मीनिंग लिखा है, यहाँ कॉम्बिनेशन का मीनिंग लिखा। मीनिंग को समझने से पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल में बोला है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2, 3, 4 व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड। कहा जा रहा हमारे पास 3 डिजिट है, 2, 3 और 4। इन 3 डिजिट से हम दो डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं, अलग अलग नंबर बना सकते हैं जबकि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। यानी जैसे 2 है तो 2 को 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से जो है मैंने इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि 22 यानी 2 को 2 बार रिपीट कर दिया, ऐसा नहीं, बल्कि इन्हीं की हेल्प से अलग अलग हम कितना नंबर बना सकते हैं, दो डिजिट वाला। तो देखिए कैसे होगा कि मान लीजिए अगर हम 2 को पहले रखते हैं, उसके बाद 3 लेते हैं तो 23 होगा, उसके बाद 2 रखते हैं और 4 को अगर लेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 2 अलग नंबर बना सक रहे हैं। अगर हम 3 को पहले रखते हैं तो 3 और 2 मिला कर 32 होगा, और 3 और 4 को लेंगे तो 34 होगा। यहाँ पे 2 नंबर बन गया, 2 डिजिट वाला। और अगर 4 को पहले रखते हैं तो 4 और 2 को 42 हो जाएगा, 4 और 3 43। यानी हम यहाँ पर भी 2 नंबर बना सक रहे हैं। तो टोटल हम कितना अलग अलग हम 2 डिजिट वाला नंबर बना सक रहे, 6 अलग अलग नंबर बना सक रहे। यानी 3 डिजिट में 2 डिजिट को लेकर हम कितना अलग अलग डिफरेंट नंबर बना सक रहे, 6 डिफरेंट नंबर हम बना सक रहे हैं। ठीक, तो ये जो 6 डिफरेंट नंबर हमने बनाया है, यानी समझ लीजिए कि 3 डिजिट को हमने 6 तरह 2 डिजिट लेकर 6 तरह से हमने सजाया है, अरेंज किया है। तो इस तरह के अरेंज करने को कि कितना तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, इसी को परम्यूटेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 डिजिट की हेल्प से 6 डिफरेंट नंबर बनाया है, या 6 डिफरेंट परम्यूटेशन हमने बनाया है, 6 डिफरेंट परम्यूटेशन। ठीक, तो परम्यूटेशन का मतलब हो रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स, कि हम कितना तरह से उसको सजा सकते हैं अलग अलग। ये जितना तरह से सजा सकेंगे वो हर एक क्या कहलाएगा, एक परम्यूटेशन कहलाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि परम्यूटेशन में ऑर्डर को मस्ट कंसीडर किया जाता है। ऑर्डर मतलब किस तरह से हम सजा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशन में। इसके बगैर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ऑर्डर माने हम नंबर्स हो या जो भी चीज़ें हो, हम उसको सजा जो रहे हैं कि उसका ऑर्डर यहाँ पे माने रखता है। जैसे हमने 2 को पहले रखा और 3 को बाद में रखा, तो ये 23 हुआ, ये एक डिफरेंट नंबर हुआ। लेकिन 3 पहले आ गया और 2 बाद में चला गया, जस्ट ये नंबर इधर और ये नंबर इधर हो गया, तो ये 32 एक डिफरेंट नंबर हो गया। ठीक, तो ये परम्यूटेशन में इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखा जाता है कि ऑर्डर माने रखता है, कि ऑर्डर अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है आगे पीछे तो एक नया परम्यूटेशन बन जाता है। ओके, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एग्जाम्पल पहले देखेंगे, समझ में आ जाएगा। कॉम्बिनेशन में भी हम अलग अलग सिलेक्शन लेते हैं या अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल है, इन हाउ मेनी वेज ए कमेटी ऑफ 2 men कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 3 men A, B and C। मान लीजिए 3 आदमी हैं हमारे पास, A, B और C। 3 आदमी से हमें 2 आदमी का कमेटी बनाना है, 2 आदमी को लेकर कमेटी बनाना है। तो हम कितना तरह से कमेटी बना सकते हैं, 2 आदमी का कमेटी। तो ऐसा हो सकता है कि हम पहला आदमी ए ले और दूसरा आदमी बी ले, तो ये ए और बी 2 आदमी का कमेटी बन गया, तो ये एक तरह से बना। लेकिन अगर इसी में अगर आप बी को पहले रखेंगे और ए को बाद में रखेंगे तो ये भी तो सेम कमेटी ही होगा। ए बी यानी पहला 2 आदमी को लेकर जो कमेटी बना, या दूसरा और पहला आदमी को लेकर जो कमेटी बना, तो ये तो दोनों सेम ही होगा। तो यहाँ पर क्या फ़र्क, क्या डिफरेंस है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, कि यहाँ पे अगर हम 2, 3 और 3, 2 करते हैं तो 2 अलग अलग परम्यूटेशन आ जाता है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर मीनिंग रखता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम आगे पीछे करते हैं तो भी हमें ये एक ही ग्रुप या एक ही सिलेक्शन समझा जाएगा।
तो यही डिफरेंस है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। यानी ऑर्डर जो है यहाँ पे ऑर्डर को कंसीडर नहीं किया जाता। यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑर्डर इज़ नॉट कंसीडर्ड। यानी अगर हम ए बी लिखे या बी ए लिखे तो बात एक ही है कॉम्बिनेशन में, जबकि परम्यूटेशन में इस तरह से अगर हम आगे पीछे चेंज करते हैं तो दो नया नया परम्यूटेशन बन जाता है। ये दोनों तो सेम नहीं होगा कि 2 3 एंड 3 2 आर सेम। ये तो 23 हो गया तो 32 हो गया। इसी तरह बी सी ले या सी बी ले, एक ही बात है ना। यानी दूसरा आदमी और तीसरा आदमी का कमेटी, तो ये भी एक ही समझा जाएगा, एक ग्रुप समझा जाएगा। और अगर पहला और तीसरा को लेंगे तो ए सी, या फिर तीसरा और पहला ले सी ए, तो ये तीसरा कमेटी होगा। यानी 3 तरह से हम दो आदमी का कमेटी बना सकते हैं। तो ये हम कहेंगे कि इन थ्री वेज वी कैन फॉर्म ए कमेटी। यानी 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब हमें पता है कि कॉम्बिनेशन यानी उनका एक ग्रुप बनाना। तो 3 तरह से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 3 आदमी हैं और दो आदमी का हम 3 तरह से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी सिलेक्शन या ग्रुप बना सकते हैं। जबकि यहाँ पर भी उसी तरह से 3 डिजिट था और दो आदमी का दो डिजिट का नंबर बनाना था, लेकिन यहाँ पर 6 अलग अलग तरह से हम बना सक रहे हैं। तो ये परम्यूटेशन हो जाता है जहाँ पे ऑर्डर को ध्यान में रखा जाता है। जब ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा जाएगा यानी से कोई बात नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक, तो कॉम्बिनेशन हुआ 3, जबकि परम्यूटेशन यहाँ पे हो गया 6। सवाल एक ही टाइप का था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे ऑर्डर को ध्यान में रखा जाएगा वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। और जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ ऑर्डर कोई माने नहीं रखता है, यानी ए बी ले या बी ए ले, तो फिर ये कॉम्बिनेशन का सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों डिफरेंस है परम्यूटेशन में एंड कॉम्बिनेशन में, कि परम्यूटेशन में ऑर्डर मस्ट है जबकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मस्ट नहीं है, बल्कि ये सेम समझा जाता है। ठीक, तो परम्यूटेशन हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट्स को, डिफरेंट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब है जहाँ पे ऑर्डर को ध्यान में रखा जाएगा, जबकि कॉम्बिनेशन मतलब हम लोग समझते हैं सिलेक्शन या ग्रुप। ठीक, सिलेक्शन या ग्रुप, तो जहाँ सिलेक्शन की बात है या ग्रुप का बात है वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा। इसके बाद अब हम लोग आएंगे कुछ बेसिक रिजल्ट पे, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थ्योरम जैसा दिया हुआ है जिसको कहा जा रहा है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी जोड़ना, ठीक, मिलाना। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है इफ़ वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज एंड आफ्टर इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड इन एनी वन ऑफ दिस वेज ए सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एन वेज। कहा जा रहा है मान लीजिए कोई काम है, कोई काम जिसको हम लोग एम तरह से कर सकते हैं, यानी ये किसी काम को करने के एम रास्ते हैं। ठीक, अब एम कुछ भी हो सकता है, 5 रास्ते, मान लीजिए किसी काम को करने के 5 रास्ते, 5 तरीके हैं। ठीक, यानी यहाँ पे है एम तरीके हैं। अब उसमें से उस काम को मान लीजिए किसी एक तरह से किया गया, इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड इन एनी वन ऑफ दिस वेज, उस काम को किसी एक तरह से किया गया। यानी मान लीजिए कहीं से कहीं जाने का 5 रास्ता है। अब मान लीजिए एक रास्ते से हम चले गए, चले जाने के बाद यानी वो एक काम हो चुका। अब दूसरा कोई काम है, ए सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एन वेज, दूसरा जो काम है वो एन तरह से किया जा सकता है। ठीक, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग द 2 ऑपरेशंस विल बी एम इंटू एन। अब जो दूसरा काम है उनको एन तरह से हम कर सकते हैं। ठीक, तो फिर कहा जा रहा है कि दोनों काम को एक साथ करने का जो टोटल नंबर तरीका होगा वो होगा एम इंटू एन, एम इंटू एन। तो मान लीजिए एक काम को करने, मान लीजिए एक जगह से दूसरा जगह जाने का मान लीजिए 5 रास्ता है। ठीक, और फिर दूसरा जगह पहुंचने के बाद वहाँ से फिर कोई वापस आने का मान लीजिए, वहाँ से फिर वापस आने का, वहाँ से कहीं और जाने का मान लीजिए 3 तरीका है, 3 रास्ते हैं। एक जगह से दूसरा जाने का 5 रास्ता और फिर वहाँ से किसी और जगह जाने का 3 रास्ता है। तो इस पहला जगह से टोटल जो आखिरी वाला जगह है वहाँ जाने का टोटल जो रास्ता बन सकता है, जो अलग अलग रास्ता बन सकता है, वो होगा
5 इंटू 3 यानी 15 तरीके से हम पहला जगह से तीसरा जगह जा सकते हैं। ये हम एक एग्जाम्पल से समझा देंगे कि किस तरह से ये हो सकता है। मान लीजिए कोई एक जगह है, ये मैंने जगह को लिखा ए, ठीक। एक दूसरा जगह है बी, एक तीसरा जगह है सी, 3 जगह है। ए से बी तक जाने का मान लीजिए 5 रास्ता है। मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो ए से बी तक जाने का कितना रास्ता है? 5 रास्ता है, या 5 तरीका हम लोग बोल सकते हैं, 5 रास्ता है। और फिर बी में पहुंचने के बाद, ये बी का जगह है, बी में पहुंचने के बाद बी से सी तक जाने का मान लीजिए 3 रास्ता है, 1, 2, 3, ठीक, 3 रास्ता है, 3 वेज। और ये हो गया 5 वेज। ए से बी तक जाने का 5 रास्ता, 5 तरीका है। बी से सी तक जाने का 3 रास्ता है या 3 तरीका है। अब हमसे सवाल हो रहा है कि ए से सी तक जाने का टोटल कितना रास्ता बन सकता है। तो आप सोचेंगे 5 रास्ता और 3 रास्ता, 8 रास्ता। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा हो सकता है कि पहला रास्ता से हम आए ए से बी तक, ये पहला रास्ता हम आए ए से बी तक। पहला रास्ता को चूज़ करने के बाद यहाँ से अब हमें यहाँ तक जाने के लिए कितना रास्ता मिलेगा? 3 रास्ता मिलेगा। यानी इसमें से अगर हम पहला रास्ता से आ चुके बी तक, यानी पहला वाला ऑपरेशन हम कर चुके, एक पहला रास्ता से आ चुके, तो अब यहाँ से हमें आने के बाद 3 अलग रास्ता मिलेगा। फिर दूसरा वाला रास्ता से अगर हम आते, अगर पहला से नए आते, दूसरे से आते, दूसरा से भी आने के बाद फिर हमें 3 मिलता। तीसरा से अगर हम आते हैं तो तीसरा से आने के बाद भी हमें 3 अलग रास्ता मिलता। तो क्या इससे समझ में आ रहा? हर एक रास्ता के लिए हमें 3 अलग अलग रास्ता मिलेगा। अगर हम इस रास्ता से आते तो 3 अलग रास्ता मिलता। तो यहाँ टोटल ए से सी तक आने का 3 तरीका हो चुका। अगर हम दूसरा रास्ता से आते हैं तो भी इसके बाद हमें 3 अलग रास्ता मिलता। तो ये दूसरे रास्ते के लिए भी हमें यहाँ से फिर 3 अलग रास्ता मिल रहा है। यानी टोटल जो हमें तरीका मिलेगा, हर एक रास्ता के लिए टोटल 3 रास्ता यहाँ से मिलेगा। यानी टोटल ए से सी तक आने का हमें 3 कितना बार 3 होगा? 5 बार। यानी 5 इंटू 3 15 रास्ते हमें मिलेंगे। 15 वेज। हर एक रास्ते के लिए 3 रास्ता मिलेगा। तो ए से सी तक आने का जो अलग अलग रूट हो सकता है, अलग अलग तरीका हो सकता है, वो टोटल 15 तरीका से हम ए से सी तक पहुंच सकते हैं। कि आप समझ सकते हैं, जैसे आप इसको अगर आप रियल लाइफ में समझे कि हम एक रास्ते से आ गए, फिर यहाँ से 3 में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह तीन तरीका से हम ए से सी तक पहुँच सक रहे, जबकि पहला रास्ता को हमने चूज़ किया। अगर हम दूसरा रास्ता को चूज़ करते तो यहाँ से भी सी तक पहुँचने का हमें 3 अलग अलग रास्ता मिलता। इस तरह टोटल 15 तरीका से हम रास्ता को चूज़ कर सकते हैं। तो यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। यानी किसी काम को अगर एम तरीका से किया जा सकता है और फिर दूसरा काम को एन तरीका से किया जा सकता है, तो उन दोनों काम को एक साथ टोटल m इंटू एन तरीका से किया जा सकता है। अब इसी चीज़ को हम लोग 2 एग्जाम्पल से समझेंगे, बुक के एग्जाम्पल से। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि धर्मतला से ढाकुरिया जाने का 8 अलग अलग बस का रूट है, ठीक। तो कहा जा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ढाकुरिया टू धर्मतला एंड रिटर्न इन ए डिफरेंट रूट। तो कहा जा रहा है एक आदमी ढाकुरिया से धर्मतला जाकर फिर दूसरे रास्ते से कितना तरह से आ सकता है। तो देखिए इसमें कैसे होगा। क्लियरली द मैन कैन ट्रेवल फ्रॉम ढाकुरिया टू धर्मतला इन 8 डिफरेंट वेज। क्योंकि 8 रास्ता है तो ढाकुरिया से धर्मतला आदमी कितना तरह से जा सकता है? 8 अलग अलग तरह से जा सकता है, 8 डिफरेंट वेज। अब मान लीजिए किसी एक रास्ते से वो चला गया ढाकुरिया से धर्मतला, लेकिन वो उसी रास्ता से वापस नहीं आ सकता क्योंकि उसको डिफरेंट रूट लेना पड़ेगा। तो 8 रास्ता में से अगर वो एक रास्ता से अगर ढाकुरिया से धर्मतला जाता है तो वापस आने के लिए उसको 7 अलग अलग रास्ता मिलेगा क्योंकि वो उसी रास्ता से वापस नहीं आ सकता है। नाउ फॉर ईच ऑफ दिस 8 डिफरेंट चॉइसेस ही कैन रिटर्न फ्रॉम धर्मतला टू ढाकुरिया इन 7 डिफरेंट वेज।
तो वापस आने के लिए उसको 7 अलग अलग रास्ते मिलेंगे। जाने के लिए 8 रास्ता, लेकिन आने के लिए 7 रास्ता, क्योंकि जिस रास्ता से गया उसी रास्ता से वापस नहीं आ सकता। यहाँ बोला ना डिफरेंट रूट से आना होगा उसको। सिंस द मैन इज़ नॉट परमिटेड टू रिटर्न बाय द सेम बस रूट। ठीक, तो अब टोटल कितना रास्ता बनेगा? पहला काम जो है वो ढाकुरिया से धर्मतला आने का 8 तरीका और धर्मतला से ढाकुरिया जाने का 7 तरीका, तो टोटल कितना तरीका होगा? तो 8 × 7, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन है उसके हिसाब से टोटल 56 तरीका से वो ढाकुरिया से धर्मतला और फिर धर्मतला से ढाकुरिया वो रिटर्न आ सकता है। टोटल 56 तरीका से, क्योंकि वो एक रूट लेगा तो फिर वापस आने के लिए वो 7, हर एक रूट के लिए उसको 7 डिफरेंट रास्ता मिलेगा वापस आने के लिए। ठीक, तो टोटल डिफरेंट रूट कितना होगा? 56 तरीका से, 56 रूट से वो वापस जा सकता है धर्मतला, ढाकुरिया से धर्मतला और फिर धर्मतला से ढाकुरिया। टोटल एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। 3 families went out for a tour and arrived in a hotel। 3 फैमिली है, वो लोग टूर के लिए गए और एक होटल में आकर रुके। देयर आर 5 वैकेंट रूम्स इन द होटल। उस होटल में 5 अलग अलग खाली कमरे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द फैमिलीज टेक अप देयर क्वार्टर्स ईच इन ए डिफरेंट रूम। तो कहा जा रहा है वो जो फैमिली है वो कितना तरह से जो है वो रूम को ले सकते हैं, ईच इन ए डिफरेंट रूम, कि हर एक फैमिली जो है अलग अलग रूम में रहे। तो ये कितना तरह से वो लोग चॉइस कर सकते हैं, माने कितना पॉसिबल तरीका है कि तीनों फैमिली वो 5 रूम को ले सके। तो देखिए इसके लिए भी ऐसा हो सकता है, 3 फैमिली हैं, ऐसा हो सकता है कि पहला वाला फैमिली जो है 5 रूम में से कोई एक रूम को चूज़ करे। तो पहला फैमिली के लिए 5 रूम में से किसी एक रूम को चूज़ करने का कितना तरीका होगा? 5 तरीका, यानी पहला फैमिली या तो पहला रूम ले सकता है, या तो दूसरा रूम ले सकता है, या तो तीसरा ले सकता है, या तो चौथा ले सकता है, या तो 5वां ले सकता है। तो पहला फैमिली के लिए 5 रूम में से किसी एक रूम को सिलेक्ट करने का 5 तरीका होगा, यानी किसी एक को भी वो ले सकता है 5 डिफरेंट में से। तो पहला फैमिली के लिए टोटल जो वेज होगा वो होगा 5। वो कितना होगा? वो 5 तरीका होगा। फिर पहला फैमिली जब किसी एक रूम को लेने का 5 पॉसिबल वे है, पॉसिबल तरीका है, तो फिर दूसरा जब वो पहला फैमिली किसी एक रूम को ले लिया तो अब बचा 4 रूम। तो दूसरा फैमिली 4 रूम में से किसी एक रूम को ले सकता है। तो उसके लिए 4 रूम में 4 तरह से वो ले सकता है, यानी या तो दूसरा लेगा, मतलब चारों में से कोई एक को ले सकता है, तो 4 तरह से ले सकता है। यानी उसके लिए 4 पॉसिबल ये है, पॉसिबल केस है, यानी 4 में से कोई एक ले सकता है। तो दूसरा फैमिली के लिए 4 पॉसिबल वे होगा। अब दूसरा फैमिली जब दूसरा रूम ले लिया तो अब बचा 3 रूम। तो तीसरा फैमिली के लिए टोटल जो होगा 3 रूम को लेने का वो 3 तरीका होगा। ठीक, तो फिर अब ये टोटल जो तरीका है डिफरेंट वेज से तीनों फैमिली रूम लेगा, वो टोटल हो जाएगा 60 वेज, 60 वेज। ठीक, ये भी हो गया प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन को हम लोग और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई एक काम को m तरह से किए, दूसरा काम को n तरह से, तो टोटल कितना तरह से कर सकते हैं? m × n। तो इस तरह मान लीजिए कोई एक काम को हम लोग m तरह से कर सकते हैं, दूसरा काम को n तरह से, तीसरा काम को p तरह से कर सकते हैं। तो तीनों को हम m × n × p तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 अलग अलग वे है, तो इस तरह टोटल 60 वेज से हम लोग 3 फैमिली 5 रूम को सेलेक्ट कर सकती है इस तरह से। ओके, इसके बाद अब हम लोग मेन फार्मूला में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट इसी प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन को यूज़ करके हम लोग परम्यूटेशन का अलग अलग फार्मूला बनाते हैं। पहला फार्मूला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। ये कहा जा रहा है n डिफरेंट थिंग है, n अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें से r चीज़ एक साथ हम लोग ले रहे हैं, एक वक्त में हम लोग r चीज़ें ले रहे हैं, और r जो है वो n के बराबर या n से छोटा हो सकता है। तो इस तरह हम टोटल हम कितना परमुटेशन हम बना सकेंगे, कितने चीज़ें हैं, n अलग अलग चीज़ें हैं, एक टाइम पे कितना चीज़ ले रहे, r चीज़ें ले रहे। फॉर एग्जांपल जैसा अभी हमने बताया था डिजिट कितना था, 3 डिजिट था, तो n हो गया 3। हम लोग कितना डिजिट का नंबर बना रहे थे, 2 डिजिट का हमने नंबर बनाया, तो r की जगह में हो गया 2। तो 3 डिजिट में से 2 डिजिट लेकर हम कितना
अलग अलग हम लोग परम्यूटेशन बनाए थे, कितना अलग अलग डिफरेंट डिजिट बनाए थे, तो हमने 6 अलग अलग हमने डिजिट बनाया था, 6 डिफरेंट डिजिट बनाया था। तो वहीं अगर हम इसको जनरलाइज करें, यानी n डिफरेंट थिंग्स से r एट ए टाइम ले रहे हैं और ये r n के बराबर या उससे छोटा है, तो हम लोग इस तरह कितना अलग अलग तरह का परम्यूटेशन बनेगा। तो इस फार्मूला को यहाँ डिड्यूस किया है, यहाँ पे निकाल के दिखाया है। n अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और कितना चीज़ों को ले रहे हैं, r चीज़ों को एक साथ ले रहे हैं, तो हम समझ लेंगे कि r ब्लैंक प्लेस है हमारे पास, r ब्लैंक प्लेस है। r ब्लैंक प्लेस में n डिफरेंट चीज़ों को हमें पुट करना है। तो पहला जो है पहला प्लेस में n चीज़ को n तरह से हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि n चीज़ें हैं। तो n चीज़ों को रखने के बाद जो दूसरा वाला प्लेस बचेगा उसमें बाकी n-1 चीज़ों को हम लोग रख सकेंगे, ठीक। और यहाँ पर ये भी बात ध्यान में रखना है कि जब एक चीज़ सेलेक्ट हो गया तो दूसरा वाला जो है बाकी जो जगह है वो बाकी चीज़ों के लिए बच जाएगा। n चीज़ें हैं, पहला वाला प्लेस में r प्लेस r अलग अलग मान लीजिए खाली जगह है, तो पहला जगह में n चीज़ों में n तरह से हम लोग रख सकते हैं। दूसरा वाला जो प्लेस होगा उसमें बाकी जब पहला एक चीज़ रखा गया तो बाकी बचा n-1 चीज़ या n-1 चीज़ें, तो दूसरा जगह में हम बाकी n-1 चीज़ों को रख सकते हैं। तीसरा जगह में n-2 चीज़ों को रख सकते हैं, एक एक चीज़ माइनस होता जाएगा। इस तरह टोटल तरीका होगा वो इस तरह से होगा, पहला में n, दूसरा में n-1, तीसरा में n-2, इस तरह करते करते r फैक्टर तक, क्योंकि r खाली जगह है ना, टोटल r चीज़ों को हम लोग ले रहे हैं। तो इस तरह से टोटल r, देखिए यहाँ दूसरा जगह में n-1 है, तीसरा जगह में क्या है n-2 है ना, पहला जगह में n, दूसरा जगह में n-1, तीसरा जगह में n-2, तो तीसरा में 2 एक कम हो जा रहा है, चौथा में होगा n-3। तो इस तरह जो r यानी r फैक्टर यानी जो आखिरी पोजीशन है वो r है, तो वहाँ पर होगा n-r से कम हो जाएगा, r-1 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n-r+1, यानी जो लास्ट वाला होगा वो हो जाएगा n-r+1। तो टोटल जो परम्यूटेशन होगा वो इस तरह होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा n-r+1 होगा, ठीक। तो ये टोटल परम्यूटेशन होगा। अच्छा, यही इसका आंसर है कि n डिफरेंट चीज़ों को r चीज़ें एक टाइम लेते हैं, अगर हम लोग एक बार में r चीज़ें लेकर, तो टोटल इतना परम्यूटेशन होगा। अब इसी चीज़ को हम उस एग्ज़ाम्पल से समझ लेंगे जो हमने एग्ज़ाम्पल में बताया था कि हमने 3 डिजिट लिया था, तो n के जगह में 3 हो जाएगा, और 2-2 डिजिट का नंबर बनाना था तो r के जगह में हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लास्ट में यहाँ पे हम पुट करके देखेंगे कि हमारा आंसर 6 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास n यानी डिजिट कितना था, n था 3, और हमने एक एक टाइम में कितना डिजिट लिया है, 2-2 डिजिट लिया। तो 3 चीज़ों में से 2-2 चीज़ें हम ले रहे थे, 2-2 डिजिट ले रहे, तो r हो गया 2। तो टोटल परम्यूटेशन कितना होगा फार्मूला के हिसाब से n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला होगा n-r+1, ठीक। तो यहाँ पे यह ध्यान में रखना कि ये r इस पे डिपेंड करेगा, यहाँ 2 होगा ना, तो यानी r के हिसाब से ये चलेगा, कितना यहाँ पे कितना टर्म होगा। तो कितना टर्म होगा, यहाँ पे r2 है, तो पहला होगा n की जगह में 3, फिर यहाँ 3-1 होगा, फिर 3-2 होगा, ठीक। उसके बाद इस तरह करते आएगा, तो 3-2 तक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे n के जगह में 3 होगा, यहाँ r के जगह में 2 होगा, अब +1 होगा। तो ये कितना दूर पहुँच रहा है, 3-2 कितना हो गया 1, 1 + 1 2 तक होगा, ठीक। तो एक्चुअली में यहाँ तक ही होगा, ये लास्ट तक ये नहीं होगा, क्योंकि ये r पे डिपेंड करेगा ना कि r फैक्टर तक जाएगा, यानी r फैक्टर तक जाएगा, यानी r मतलब 2 है तो 2 फैक्टर तक ही जाएगा, r अगर 2 है तो 2 फैक्टर तक जाएगा, r अगर 3 है तो 3 फैक्टर तक जाएगा, r अगर 4 है तो 4 फैक्टर तक जाएगा। तो यहाँ पे ये भी नहीं जाएगा, 3-2 तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, r2 है तो 2 फैक्टर तक ही जाएगा, n इंटू n-1। तो ये कितना हो रहा है 3 इंटू 3-1 यानी 2, तो कितना हो गया 6। तो हमने 6 अलग अलग नंबर बना के दिखाया था, 6 अलग अलग नंबर बना के दिखाया था। तो हम कितना चीज़ों को ले रहे हैं
और कितना उसमें से कितने को एक बार में सिलेक्ट कर रहे हैं, दो दो चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं, दो दो नंबर का बनाना था, तो ये जितना नंबर तक का बनाना है 3 इंटू उतना फैक्टर होगा, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर वहाँ तक होगा। ठीक, तो ये टोटल 6 तरह से बना सकते हैं। ये हो गया परम्यूटेशन का जो अभी फॉर्मूला आया उसका मैंने बना के दिखा दिया एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मान लीजिए कोरोलरी में है कि अगर n चीज़ों में n चीज़ों को ही लेकर अगर हम बनाते, n चीज़ों में n चीज़ों को ही लेकर बनाते तो टोटल कितना परम्यूटेशन बनता। जैसे यहाँ पे देखिए n चीज़ों में अगर n चीज़ लेंगे तो n फैक्टर पूरा आएगा, तो पहला होगा n, फिर n-1 n-2, जैसे यहाँ r तक था यहाँ पे n तक आ गया, n माइनस जस्ट r के जगह में हम कितना पुट कर देंगे n, तो ये कितना होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट वाला होगा n कट जाएगा तो कितना आएगा 1, और इससे पहले आएगा 2, उससे पहले आएगा 3, ये डॉट डॉट डॉट, यानी सारा जो ये आ जाएगा। कैसे, अगर n एक नंबर है तो उसके बाद n-1, फिर n-2, n-3, n-4 डॉट डॉट करते करते लास्ट में आ जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी 1 से लेके n तक जितना नंबर है सबको इंटू कर दिया हमने, सबका प्रोडक्ट। ठीक, n से लेके 1 तक जितना नंबर है इस सारा का प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को ही जो है फैक्टोरियल बोला जाता है, इस प्रोडक्ट को ही फैक्टोरियल n बोला जाता है, फैक्टोरियल n। और फैक्टोरियल n को इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे n लिखकर इस तरह से लिखा जाता है, या फिर n लिखकर इस तरह से एक्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है उसको लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि n से लेकर 1 तक जितना नंबर है सारा नंबर का इंटू, n से लेके 1 तक सारा नंबर का इंटू। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 5 से लेकर 1 तक जितना नंबर है सारा नंबर का इंटू करना है। तो ये जितना गए फैक्टोरियल 5, तो ये कितना आ जाएगा इंटू करके 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120। समझ में आ गया फैक्टोरियल का मतलब। ऐसे भी लिख सकते हैं या फैक्टर 5 लिख के ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5। तो इस तरह फैक्टोरियल 10 मतलब क्या, फैक्टोरियल 10 मतलब 10, फैक्टोरियल 10 का मतलब होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 10 से लेकर 1 तक सारा नंबर का इंटू करने से जितना का हो गया फैक्टोरियल 10। तो समझ में आ गया फैक्टोरियल का मतलब। तो अगर n डिफरेंट थिंग्स है और सब को एक साथ लेते हैं, यानी n चीज़ों को लेकर अगर हम बनाते हैं तो टोटल कितना परम्यूटेशन बनेगा, फैक्टोरियल n बनेगा। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 डिजिट अलग था, 2, 3 एंड 4 था, यानी n कितना हो गया, n हो गया 3। टोटल कितनी चीज़ें, 3 चीज़ें हैं, यानी n 3 हो गया। अब n 3 चीज़ों में से अगर दो दो नंबर लेकर हमने जो बनाया था, 6 अलग अलग हमने बनाया था नंबर, अगर हम ये क्वेश्चन करते कि ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट को ही लेकर हमें अलग अलग कितना तरह का नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट को लेकर हम अलग अलग कितना नंबर बना सकते हैं, तो हम टोटल नंबर बना सकते हैं 3, n 3 है और 3 को ही लेकर अगर हम बना रहे हैं तो ये आंसर होगा फैक्टोरियल n, यानी फैक्टोरियल 3, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 होगा। तो फैक्टोरियल 3 मतलब कितना, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी टोटल 6 डिफरेंट डिजिट हम बना सकते हैं। अगर तीनों डिजिट को एक साथ लेकर अगर हम बनाएं और कोई भी डिजिट रिपीट ना करें। कैसे, ऐसा हो सकता है पहला नंबर होगा 2, 3, 4, ऐसा हो सकता है, ये पहला नंबर। फिर ऐसा हो सकता है कि 2 पे हुआ और 3, 4 ना हो के 4, 3 हो, ये दूसरा नंबर हो गया। अच्छा, ऐसा हो सकता है 3 पहले हो, बाद में 2 हो, फिर 4 हो। फिर ऐसा हो सकता है कि 3 पहले, बाद में 4, फिर 2 हो, तो ये भी एक दूसरा नंबर हो गया। फिर ऐसा हो सकता है 4 पहले हो, फिर 2, फिर 3। फिर ऐसा हो सकता है कि 4 हो, फिर 3 हो, फिर 2 हो। तो टोटल कितना अलग अलग नंबर बना, जब 3 डिजिट में से 3 डिजिट को ही लेके हम नंबर बना रहे, टोटल 6 अलग अलग नंबर बना, यानी फैक्टोरियल 6। तो n चीज़ों में से n चीज़ों को ही लेकर अगर हम टोटल बनाते हैं तो टोटल कितना परम्यूटेशन बनेगा, 6 परम्यूटेशन बनेगा। यानी 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को ही लेकर हमें कितना अलग अलग तरह से हम चीज़ें बना सकते हैं, तो टोटल 6 तरह से हम बना सकते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया।
तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर n डिफरेंट अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, और उसमें r चीज़ों को एक साथ ले रहे एक वक्त में, एक टाइम में, तो फिर उसको इस तरह से सिंबल से डिनोट किया जाता है कि टोटल कितना परम्यूटेशन बना सकते हैं। NPR, P फॉर परम्यूटेशन, N हो गया टोटल कितना चीज़ें हैं, R माने एक वक्त में हम कितना ले रहे हैं, तो NPR बोलते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं NPR, या फिर P ऑफ NR लिख सकते हैं। लेकिन सबसे जो फेमस है वो NPR इस तरह लिखा जाता है, NPR। और इसका मतलब क्या होगा, NPR मतलब जो अभी हमने यहाँ पे बताया कि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। NPR का मतलब n चीज़ों का परम्यूटेशन कितना होगा, टोटल डिफरेंट परम्यूटेशन जब r चीज़ों को एक बार में लिया जा रहा है। ठीक, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। तो ये इसका आंसर है ये। ठीक, अब ये याद रखना होगा आप लोग को कि NPR अगर है तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट डॉट n माइनस आर प्लस वन होता है। लास्ट वाला जो होगा n से r को माइनस करेंगे और प्लस वन कर देंगे। ठीक, इसी चीज़ को जो है यहाँ पे थोड़ा इस तरह से भी लिख करके दिखाया है कि अगर हम इसको, ये तो आंसर है इसका NPR का। अब NPR में हमने क्या किया, n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन के बाद इसके बाद वाला क्या होगा, इससे एक माइनस हो जाएगा क्योंकि n माइनस टू था, इससे एक माइनस होगा, n माइनस टू होगा, इससे एक माइनस होगा, n माइनस थ्री होगा। तो इसी को हमने सजा के कैसे लिखा, n माइनस आर प्लस वन के बाद वाला, इसमें वन माइनस हो जाएगा यानी ये हट जाएगा n माइनस आर, इसमें फिर वन माइनस होगा n माइनस आर माइनस वन, फिर उसमें एक माइनस होगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा 3 2 1। तो यहाँ तक था n माइनस आर प्लस वन, ये सब एक्स्ट्रा हमने लिखा, n माइनस आर माइनस वन डॉट 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 3 माइनस टू माइनस वन, तो उससे डिवाइड भी कर देंगे, n माइनस आर माइनस वन डॉट 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 3 माइनस टू माइनस वन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो दोबारा यही वाला आ जाएगा। ठीक, अब ये n से लेकर 1 तक ये सभी नंबर का इंटू है, तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n। और ये n माइनस आर से लेकर 1 तक का सभी नंबर का इंटू है, तो ये कितना होगा, ये फैक्टोरियल होगा, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो फिर यहाँ से ये रिजल्ट मिला कि NPR का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। NPR का मतलब फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, तो यहाँ पर समराइजेशन है, समरी है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है। NPR मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल n, यानी n है ऊपर में तो फैक्टोरियल n होगा, बाई नीचे में होगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक, और इसी को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, ये वाला होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 n माइनस आर प्लस वन। ठीक, नंबर 1 में बोला फैक्टोरियल n का मतलब, फैक्टोरियल n का मतलब क्या, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 3 इंटू टू इंटू वन, जिससे मैंने एग्जांपल में बताया कि फैक्टोरियल 5 मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 10 मतलब क्या होगा, उसी तरह। अच्छा, फैक्टोरियल 0 मतलब होता है 1। अब फैक्टोरियल n मतलब इसको सेकेंड इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जो कि आगे हम दिखाते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है, NPN, यानी अगर n चीज़ों में n चीज़ों को, सभी चीज़ों को अगर एक साथ लेंगे, n चीज़ें थे, n चीज़ों को ही हमने ले लिया, यानी NPN, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन n एट ए टाइम, यानी n चीज़ों में n चीज़ों को ही सभी को एक साथ ले लिया, तो टोटल कितना परम्यूटेशन बनेगा, फैक्टोरियल n। ये हो गया फैक्टोरियल n, यानी NPN का मतलब होगा फैक्टोरियल n, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है फैक्टोरियल 0 का मतलब। तो फैक्टोरियल 0 कहाँ से आया, इस तरह से आया है कि हम NPN को इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम परम्यूटेशन का डेफिनेशन से लिखेंगे तो NPN मानी फैक्टोरियल n, और नीचे में होगा, जैसे यहाँ पे r था तो n माइनस आर लिखे थे, तो यहाँ पे होगा n माइनस एन, तो n माइनस एन यानी 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल, और इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, यानी ये NPN का मतलब फैक्टोरियल n बाई 0 फैक्टोरियल ये, और NPN का मतलब फैक्टोरियल n, ये दोनों सेम हो जाएगा। तो फिर यहाँ से पता चले ये दोनों कटेगा, तो फैक्टोरियल 0 मतलब होगा 1, ये इसका तो डिफाइन करेंगे फैक्टोरियल 0 मतलब 1। ठीक, अच्छा, NPR मतलब ये हो गया। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें पता चलेगा कि जैसे 10p3 लिखा हुआ है, तो हम डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल नीचे में 10 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 7, इस तरह से 10p3, तो इसका मतलब होगा ऊपर में फैक्टोरियल 10 और नीचे में होगा n से 3 को माइनस करेंगे, यानी
10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा ऊपर में फैक्टोरियल 10 और नीचे में होगा फैक्टोरियल 10 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 7। ठीक, तो इसी चीज़ को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो ऊपर में होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 और 8 के बाद सारा नंबर आएगा अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे में क्या आएगा, यहाँ 7 भी होगा। इस तरह से सारा आएगा, नीचे में होगा फैक्टोरियल 7। अब अगर हम ऐसा करें कि 7 से लेके बाकी जितना है तो ये 7 से लेके 1 तक का जो भी ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7। तो फिर ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 और यहाँ पे हो गया फैक्टोरियल 7 और नीचे में हो गया फैक्टोरियल 7। तो फिर क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा तो कितना आ गया 10 इंटू 9 इंटू 7। यानी अगर 10p3 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि 10 से स्टार्ट करेंगे और 3 है मतलब 3 फैक्टर लिखेंगे, 1 2 3, यानी 10 इंटू 9 इंटू 8, सॉरी 10 इंटू 9 इंटू 8, यानी 3 फैक्टर लिखना पड़ेगा अगर 10p3 रहा। तो इसी तरह मान लीजिए अगर लिखा रहा कि 12p3 या 4, तो इसका मतलब ये होगा कि 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू यानी 4 फैक्टर लिखना होगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 ये लिखना पड़ेगा, 4 फैक्टर 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ 4 है। तो 10p4 का ये शॉर्टकट मीनिंग ये हो जाएगा। और डेफिनेशन से लिखेंगे तो इस तरह लिखना पड़ेगा, यानी ऊपर में फैक्टोरियल 12 और नीचे में 12 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल 8 लिखना पड़ेगा। फिर बनाएंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है 10p3 का मतलब यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 यानी 720, 6p4 मतलब इस तरह 360। ओके, इसके बाद एक और यहाँ पे चीज़ लिखा है कि अगर हम फैक्टोरियल को लिखने चाहेंगे, जैसे फैक्टोरियल n है तो इसको तोड़ेंगे तो इस तरह होगा। अब अगर हम n को छोड़ दें तो इसके बाद वाला ये बन जाएगा फैक्टोरियल n-1, है ना, क्योंकि n-1 से लेकर 1 तक है। तो फैक्टोरियल n का मतलब होगा n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। इसी तरह अगर हम चाहें तो पहला 2 नंबर अगर हम लिखेंगे तो n इंटू n-1 और बाकी सारा n-2 से लेके 1 तक है तो n-2 का फैक्टोरियल होगा। तो हम ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 10 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, या ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, या ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा क्लियर होता जा रहा है। पहले फैक्टोरियल n का मतलब, दूसरा फैक्टोरियल 0 का मतलब 1, तीसरा फैक्टोरियल n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, या n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। ये NPR का जो डेफिनेशन है और इसका जो मीनिंग है, जो फार्मूला ये हो गया है ना। अच्छा, NP1 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि n चीज़ों को एक बार में लेना हो, एक एक करके लेना है तो n, इसका मीनिंग होगा n। अगर आप फार्मूला में पुट करेंगे तो भी आ जाएगा n, NP1 यानी n के जगह फैक्टोरियल n होगा, यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल होगा तो ये आ जाएगा n। इसी तरह NP2 का मतलब क्या होगा, n इंटू n-1। जैसा मैंने बताया ना कि यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ तो एक बार लिखना होगा, अगर यहाँ 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा n इंटू n-1, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 बार लिखना होगा n इंटू n-1 इंटू n-2। इस तरह से लिखेंगे जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे के बताया है। अच्छा, NPN का मतलब फैक्टोरियल n हो जाएगा। यहाँ पे 7 और 8 वाला जो है ये भी समझना है कि यहाँ पर उसका बताया भी है, ये वाला है और एक यहाँ पर है 2। ठीक, इसके अलावा और भी है। तो उसी को यहाँ पे समरी में बोला। समरी में क्या बोला है, मान लीजिए हमारे पास टोटल n चीज़ें हैं, n चीज़ें में p चीज़ें एक जैसा है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। n चीज़ें हैं और सबको एक साथ ले रहे हैं, लेकिन उसमें से p ऐसी चीज़ें हैं जो एक जैसा है, देखने में एक तरह का है, q ऐसा चीज़ें है जो एक तरह का है, और r ऐसा चीज़ें है जो एक तरह का है। तो फिर टोटल जो है और बाकी जो है वो सब डिफरेंट है। तो टोटल जो परम्यूटेशन बनेगा वो इस तरह बनेगा, फैक्टोरियल n और जो है p चीज़ एक तरह का तो फैक्टोरियल p, q चीज़ एक तरह का है तो फैक्टोरियल q, और r चीज़ एक तरह का है तो फैक्टोरियल r, ये होगा।
अभी एक तरह का मतलब क्या हो गया, जैसे हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक तरह का चीज़ें क्या है। तो जैसे पे यहाँ पे एक वर्ड है एसेसिनेशन, है ना, एसेसिनेशन है, और इसमें हमें जो अलग अलग लेटर इसको अरेंज करना है, तो टोटल कितना परम्यूटेशन बन सकता है इस तरह। तो आप देख रहे हैं एस जो है एस 4 बार है, तो ये एस जो है एक तरह का चीज़ है वो 4 बार आ गया। ए जो है ए वो अलग अलग 3 मरतबा आ गया, तो एक तरह का चीज़ 3 मरतबा आ गया, तो यही सब हो गया एक एल आई एक तरह का। तो वहाँ पर फिर नीचे हमें उस तरह का अलग अलग 4 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल इस तरह यूज़ करना पड़ता है। हम एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक समझाने के लिए बता दिया। इसके बाद नंबर 8 है जो लास्ट है कि मान लीजिए द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स वेयर ईच ऑफ थिंग मे बी रिपीटेड वंस ट्वाइस डॉट 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 अप टू आर टाइम्स। मान लीजिए एन अलग अलग चीज़ें हैं, सब को ले रहे हैं हम, और कितना परम्यूटेशन बना सकते हैं जिसमें जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो सकता है, आर मरतबा रिपीट हो सकता है। कोई एक चीज़ मैक्सिमम आर टाइम रिपीट हो सकता है, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं बल्कि आर बार रिपीट हो सकता है। तो टोटल परम्यूटेशन हो जाएगा एन का पावर आर, ठीक है। वहाँ पे एन पी आर इस तरह का नहीं यूज़ करेंगे फॉर्मूला, डायरेक्ट एन का पावर आर यूज़ होगा। इस तरह यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन। तो रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन, रेस्ट्रिक्टेड मतलब होता है कि कुछ रोक लगा देना, कुछ रोक लगा देना। जैसे मान लीजिए एम एन अलग अलग चीज़ें हैं, हम लोग आर चीज़ें एक टाइम पे ले रहे हैं, जिसमें बोला गया कि एम पर्टिकुलर चीज़ें जो नहीं आना चाहिए कभी नहीं आएगा उसमें, तो कभी नहीं आएगा। तो उसमें क्या करेंगे हम, एन में से एम को माइनस कर देंगे, एन माइनस एम पी आर लिखेंगे, ठीक है। यानी ये जो एम चीज़ें हैं वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा उसमें, इस तरह का। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई ऐसा बोला गया कि एक वर्ड है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के वर्ड जो लेटर है उनको सजाना है, इस तरह अरेंजमेंट करना है कि एम लेटर कभी ना आए, मैथमेटिक्स में एम लेटर कभी ना आए। तो एम कितनी मरतबा, उतना जितना मरतबा होगा उतना माइनस कर देंगे हम, इस तरह से। मैंने जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया। इस तरह यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो हम इन चीज़ों को देख लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट एमसी के ऊपर। पेज नंबर है 350 350। पहला एमसीक्यू है, इफ़ एन एंड एम आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 एन माइनस एम इक्वल टू कितना होगा, इनमें से कौन वाला होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लास्ट कितना एन माइनस एम तक है ना, तो ये एन से स्टार्ट हुआ है तो फैक्टोरियल एन होगा ऊपर में, ठीक, फैक्टोरियल एन होगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, और ये लास्ट एन माइनस एम है, तो ये लास्ट वाला जो होता है वो क्या होता है, यहाँ से देखिए ये लास्ट में है एन माइनस आर प्लस वन। तो जब इसको हम लोग इस तरह बटा में लिखेंगे तो फैक्टोरियल एन होगा, नीचे में ये लास्ट में एन माइनस आर प्लस वन है, तो इससे एक कम कर देंगे, एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सेम इसी लॉजिक को लगाना है। तो यहाँ पर है एन माइनस एम है, तो इसमें से एक कम कर देंगे, एक कम करेंगे तो क्या होगा, एन माइनस एम माइनस वन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला, ठीक। इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम इस तरह से कि ये सारा एन माइनस एम तक है, एन माइनस एम तक तो हमने लिखा है यहाँ तक, उसके बाद बाकी को हम लिख लेंगे एन माइनस एम माइनस वन, इसके बाद वाला एक माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद उसमें एक माइनस हो गया, एन माइनस एम माइनस टू डॉट 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 थ्री माइनस टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये एक्स्ट्रा हमने लिखा, तो उसको नीचे भी हमने लिखा था कि ये सब कैंसिल हो जाएगा तो इतना ही आ जाएगा। अब n से लेके 1 तक ये फैक्टोरियल n हो गया, और n माइनस एम माइनस वन से लेके 1 तक ये n माइनस एम माइनस वन का फैक्टोरियल हो गया, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, ठीक। दूसरा बिल्कुल ईजी है, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा क्या है, m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू डॉट 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 थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये किसका फैक्टोरियल होगा, ये m का फैक्टोरियल होगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, m फैक्टोरियल, ठीक। उसके बाद चौथा नंबर पे क्या है, देखिए चौथा नंबर पे बिल्कुल इजी है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल को ही ऐसा लिखा जाता है ना, तो ये फैक्टोरियल n ही होगा, जैसे मैंने समरी में बताया। अब यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इन विच 4 पर्टिकुलर थिंग्स नेवर होकर, बोला n चीज़ों में r चीज़ों को लेना है, इसमें
4 पर्टिकुलर चीज़ें कभी नहीं आएंगी, तो क्या करना होगा, n में से 4 को माइनस कर देंगे, तो n में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा n-4 PR, r चीज़ें ले रहे हैं, ठीक, ये वाला होगा, सी ऑप्शन होगा करेक्ट। उसके बाद बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 10p3, तो 10p3 का वैल्यू क्या होगा, 10p3 मतलब कितना बार लिखना होगा, 3 फैक्टर लिखना पड़ेगा, 10 × 9 × 8, तो 10 × 9 × 8 कितना होगा, देखिए 10p3 मैंने 10 × 9 × 8 यानी 8 9 72 × 10 720 होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला NPR इक्वल टू x × n-1 × PR-1, तो यहाँ से बोले x का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसको डेफिनेशन में तोड़ लेंगे। NPR का मतलब क्या होगा, ऊपर में फैक्टोरियल n और नीचे में फैक्टोरियल n-r, x इंटू इसका मतलब क्या होगा, ऊपर में फैक्टोरियल n-1 और नीचे में इससे इसको माइनस करके लिखेंगे ना, जैसे n-r लिखे तो इससे इसको माइनस करके लिखेंगे, n-r माइनस, और जब माइनस लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, r+1 फैक्टोरियल, तो ये 1 1 कटा, n फैक्टोरियल, ये इसको अब ऐसे लिखेंगे, देखिए n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n × n-1 का फैक्टोरियल और नीचे n-r का फैक्टोरियल, और इधर में x × n-1 का फैक्टोरियल और नीचे में n-r का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो n = x या घुमा के x = n, तो x का वैल्यू क्या होगा, n होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है 9p5 = x × 9p3, तो x का वैल्यू क्या होगा, 9p5 मतलब 9 के बाद कितना फैक्टर लिखेंगे, 5, 9 × 8 × 7 × 6 × 5, 5 फैक्टर है ना, 1 2 3 4 5, इसमें 9 × 3 मैंने 9 के बाद 3 फैक्टर लिखना, 9 × 8 × 7, अब इधर से काट दें, 9 8 7 काटा, 6 5 30, तो x बराबर 30 हो गया, ठीक। उसके बाद लास्ट में है 9 नंबर में NPN का मतलब फैक्टोरियल n होता है, ठीक, तो NPN का मतलब फैक्टोरियल n हो गया, लेकिन उसमें फैक्टोरियल n ये आंसर नहीं है यहाँ पे अगर आप देखेंगे 9 नंबर में NPN का माने फैक्टोरियल n है, यहाँ पे है ही नहीं है, तो कौन वाला होगा, ये D वाला होगा, क्यों, D वाला का भी वैल्यू फैक्टोरियल n होगा, NPN-1, देखिए NPN-1, इसका माने n फैक्टोरियल और नीचे में होगा, इससे इसको माइनस करके लिखते n-n, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1, n कटा तो 1 फैक्टोरियल माने 1, तो आ गया अल्टीमेटली फैक्टोरियल n, तो ये भी हो गया फैक्टोरियल n, ये भी फैक्टोरियल n, यानी ये दोनों सेम है, NPN और NPN-1 ये दोनों सेम है, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो ये मैं PDF दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया MCQ, और इसमें से मैं देखूंगा, इसमें से अगर कुछ बना दूंगा ताकि ये हो सकता है MCQ में आए फर्स्ट सेमिस्टर में, नेक्स्ट फिर वीडियो में, और उसके बाद आगे मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।